हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल सीएस इन आईटी इंजीनियरिंग ज्ञान। हम लोग डीबीएमएस के लेक्चर्स देख रहे थे। आज हमारे डीबीएमएस का 15 लेक्चर है, जिसमें हमारा टॉपिक रहेगा नॉर्मलाइजेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें डायरेक्टली क्वेश्चन आता है, व्हाट इज नॉर्मलाइजेशन इन डिटेल विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल एंड इट्स टाइप्स। जो भी नॉर्मल फॉर्म्स होती है हम वीडियो में आगे देखेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। सो वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं आपको बोलना चाहूंगी स्टूडेंट कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियोस अपलोड करती हूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। हम लोग हैंड रिटन नोट्स के थ्रू पढ़ेंगे। आप लोग मेरे साथ साथ नोट्स बना सकते हैं ताकि आप कुछ भी भूले ना। तो हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने के पहले मैं आपको नॉर्मलाइजेशन को रियल वर्ल्ड से कनेक्ट करना चाहूंगी, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। आप सभी कभी ना कभी अपने फोन या कंप्यूटर में एक एक्सेल सीट या फिर डेटाबेस का यूज तो किया ही होगा, राइट। सो अगर एक स्कूल के स्टूडेंट डेटा को स्टोर करना हो और हम एक ही टेबल में स्टूडेंट का नाम भी ले ले, क्लास, सब्जेक्ट, टीचर का नाम और टीचर, फोन नंबर सभी रख दे, तो क्या होगा? डुप्लीकेट डेटा हो सकता है ना। अगर एक टीचर मल्टीपल सब्जेक्ट पढ़ा रहा है तो उसका नाम और फोन नंबर बार बार रिपीट होगा। इसी रिडंडेंसी और स्टोरेज वेस्ट होगा ना। और अगर किसी एक टीचर्स का फोन नंबर अपडेट करना हो तो हर जगह चेंज करना पड़ेगा, राइट। सो ये प्रॉब्लम हो सकती है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम नॉर्मलाइजेशन यूज करते हैं। आज हम नॉर्मलाइजेशन के डिफरेंट फॉर्म्स को डिटेल में समझेंगे, जो डेटाबेस को इफिशिएंटली ऑर्गेनाइज करने में हेल्प करता है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि नॉर्मलाइजेशन क्या होता है। तो नॉर्मलाइजेशन एक प्रोसेस होती है जो डेटाबेस के डेटा को इफिशिएंटली स्टोर करने के लिए यूज होती है। इसका मेन पर्पस डुप्लीकेट डेटा मतलब रिडंडेंसी को हटाना और डेटा को लॉजिकली स्टोर करना होता है। तो normalization is a process in DBMS database management system used to organize data efficiently by eliminating redundancy means duplicate data and ensuring data dependencies are logically stored. And normalization divide the larger table into smaller table and link them using relationship. ठीक है। नॉर्मलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग डेटा इन द डेटाबेस। तो क्या होता है, जो नॉर्मलाइजेशन होती है एक प्रोसेस होती है जो डेटाबेस के डेटा को इफिशिएंटली स्टोर करने के लिए यूज होती है। इसका मेन पर्पस डुप्लीकेट डेटा को हटाना और डेटा को लॉजिकली स्टोर करना होता है। इसे इंसर्शन, अपडेट और डिलीशन एनोमलीज का प्रॉब्लम भी सॉल्व होता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लो कि एक स्कूल के डेटाबेस में, ठीक है, स्टूडेंट टेबल है। ठीक है, एक स्टूडेंट की टेबल में सपोज एक स्टूडेंट की टेबल है हमारे पास। ठीक है, ये स्टूडेंट टेबल में क्या है हमारे पास? स्टूडेंट की आईडी, ठीक है, उसका नेम और सब्जेक्ट। तो स्टूडेंट की आईडी हमने 1, 2, स्टूडेंट का नाम सपोज रवि हो गया, अंकित हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर सब्जेक्ट्स की अगर मैं बात करूं तो मैथ्स, साइंस। यहाँ पर मैं सब्जेक्ट्स की बात करूं तो इंग्लिश, हिंदी। ठीक है, ये सारी चीजें। तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, ये मान लो एक स्कूल डेटाबेस में एक स्टूडेंट टेबल है। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है कि सब्जेक्ट्स कॉलम में, जो हमारा सब्जेक्ट्स कॉलम है में मल्टीपल वैल्यू है जो रिडंडेंसी क्रिएट कर रहा है। मतलब मैथ्स भी है, साइंस भी है, तो ये रिडंडेंसी क्रिएट कर रहा है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है कि नॉर्मलाइजेशन डेटा को डिफरेंट टेबल्स में तोड़ता है ताकि हर कॉलम एक एटॉमिक वैल्यू कंटेन करे। ये भी हम आगे देखेंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो नॉर्मलाइजेशन एक प्रोसेस होती है जो ऑर्गेनाइज करती है डेटा को डेटाबेस में। अब हम यहाँ पर देखेंगे व्हाई इज नॉर्मलाइजेशन नीडेड। नॉर्मलाइजेशन क्यों जरूरी है? टू रिमूव डुप्लीकेट डेटा, मतलब डुप्लीकेट डेटा रिडंडेंसी को रिमूव करना। ठीक है, टू रिड्यूस एनोमलीज इन द डेटाबेस एनोमलीज मतलब इंसर्शन, अपडेट और डिलीशन एरर को अवॉइड करना। डेटा स्टोरेज को एफिशिएंट बनाना, और भी हो सकता है डेटा इंटीग्रिटी और कंसिस्टेंसी इंश्योर करना। तो यहाँ पर अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ नॉर्मलाइजेशन मतलब नॉर्मल फॉर्म्स। तो हमारी नॉर्मल फॉर्म 6 टाइप्स की होती है। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकेंड नॉर्मल फॉर्म,
थर्ड नॉर्मल फॉर्म, BCNF, फोर्थ नॉर्मल फॉर्म एंड फिफ्थ NF। ठीक है, तो अब हम वन बाय वन इन्हें समझेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल, क्योंकि आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझना ज्यादा इजी रहेगा कि एक्चुअल में वो चीज कैसे होती है, हम इसे टेबुलर फॉर्मेट में कैसे मेंशन करेंगे। तो पहली हम देखेंगे फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। तो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म एटोमिसिटी, मतलब इंश्योर दैट ऑल एट्रीब्यूट्स, मतलब कॉलम कंटेन एटॉमिक वैल्यू, ईच कॉलम शुड हैव अ सिंगल वैल्यू, नो मल्टीपल वैल्यूज इन अ सिंगल कॉलम। मतलब क्या कि टेबल में सभी वैल्यू एटॉमिक होनी चाहिए, मतलब सिंगल वैल्यू कॉलम होना चाहिए, मल्टी वैल्यू एक ही सेल में नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो हमारी फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म क्या होती है कि टेबल में जितनी भी वैल्यूज है वो एटॉमिक होनी चाहिए, सिंगल वैल्यू कॉलम में होनी चाहिए, मल्टीपल वैल्यू एक ही कॉलम में नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल के लिए अब मैंने यहाँ पर एक टेबल ली है बिफोर फर्स्ट NF। फर्स्ट NF के पहले हमारी टेबल कैसी है, स्टूडेंट की ID है, उसका नेम है और सब्जेक्ट्स है। ठीक है, जैसे स्टूडेंट की ID मैंने यहाँ ली है 1, नाम अंकित, और सब्जेक्ट्स उसके मैथ्स और साइंस। वैसे मैंने यहाँ पर और ऐड किया, आप एग्जाम्पल के लिए कुछ भी ले सकते हो। तो ये हमारा बिफोर फर्स्ट NF के पहले की टेबल है। अगर हम यहाँ पर आफ्टर फर्स्ट NF की बात करते हैं, ठीक है, आफ्टर फर्स्ट NF की बात करते हैं, यहाँ पर क्या प्रॉब्लम थी ऊपर टेबल में कि सब्जेक्ट्स कॉलम में मल्टीपल वैल्यू है। इस टेबल में क्या प्रॉब्लम थी कि जो सब्जेक्ट्स कॉलम है इसमें मल्टीपल वैल्यूज है, जैसे मैथ्स भी है, साइंस भी है और भी हो सकता है, तो ये प्रॉब्लम थी। अब फर्स्ट NF के बाद अगर हम देखते हैं ये टेबल है, तो अब ये टेबल क्या है, एटॉमिक वैल्यू इन सेपरेट रो। हमने क्या करा कि सेपरेट रो में इसे कंटेन किया। अब जैसे देखो यहाँ पर स्टूडेंट की ID, नेम और सब्जेक्ट। अब अंकित नाम जो था उसमें सब्जेक्ट में 2 सब्जेक्ट थे, मैथ्स और साइंस, तो हमने इसको कैसे कर दिया सेपरेट, कि एक जो स्टूडेंट है हमारा अंकित, उसका मैथ सब्जेक्ट भी है, फिर सेकेंड टाइम इसे लिया अंकित तो उसका साइंस सब्जेक्ट भी, इस तरीके से इसे हमने सेपरेट किया। अब हर स्टूडेंट का एक ही सब्जेक्ट एक ही रो में है, जितने भी स्टूडेंट है उसका एक सब्जेक्ट एक ही रो में, मतलब एक रो में 2 सब्जेक्ट नहीं है। तो क्या होता है, जो एटोमिसिटी होती है उसे इंश्योर करता है। ठीक है, अब हम देखते हैं सेकेंड नॉर्मल फॉर्म। तो सेकेंड नॉर्मल फॉर्म क्या होती है हमारी, अ टेबल रिमूव पार्शियल डिपेंडेंसी। मतलब क्या, अ टेबल इन सेकेंड नॉर्मल फॉर्म इट इज इन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म एंड ऑल नॉन की एट्रीब्यूट्स आर फुल्ली डिपेंडेंट ऑन द प्राइमरी की। मतलब क्या कि जो टेबल है फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में होना चाहिए, सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में क्या है कि जो हमारी टेबल है वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में होना चाहिए, प्राइमरी की के किसी भी पार्ट पर कोई नॉन की एट्रीब्यूट डिपेंड नहीं होना चाहिए। अभी मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया है, ठीक है, ये हमारा जो एग्जांपल है बिफोर सेकेंड नॉर्मल फॉर्म, मतलब सेकेंड नॉर्मल फॉर्म के पहले का पार्शियल डिपेंडेंसी। ठीक है, जैसे अब यहाँ पर हमने लिया स्टूडेंट की ID, कोर्स ID, स्टूडेंट का नाम, कोर्स नेम। ठीक है, अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, इस टेबल में पहले हमने एक रॉन्ग टेबल ली है, फिर इसी के थ्रू हम समझेंगे सेकेंड नॉर्मल फॉर्म को। तो इस टेबल में क्या प्रॉब्लम है कि जो स्टूडेंट का नाम है, ठीक है, जो स्टूडेंट का नाम है वो सिर्फ स्टूडेंट की ID पे डिपेंड करता है, और जो कोर्स का नाम है वो कोर्स की ID पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर प्रॉब्लम है। अब हम आफ्टर सेकेंड NF अगर हम बात करें, तो आफ्टर सेकेंड NF के बाद जो हमने टेबल ली है, तो हमने यहाँ क्या किया है, स्टूडेंट की ID, स्टूडेंट का नाम। कोर्स टेबल में हमने क्या लिया, कोर्स ID, कोर्स नेम। मीन्स क्या किया हमने यहाँ पर कि जो टेबल है उसे हमने सेपरेट कर दिया, जो पार्शियल डिपेंडेंसी थी, जो एक दूसरे पर डिपेंड था, उसे हमने रिमूव किया। ठीक है, अब हम बात करते हैं थर्ड नॉर्मल फॉर्म की। ठीक है, तो थर्ड नॉर्मल फॉर्म हमारा क्या होता है, रिमूव ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। मतलब क्या, अ टेबल इज इन थर्ड नॉर्मल फॉर्म इफ इट इज इन सेकेंड नॉर्मल फॉर्म एंड ऑल नॉन की एट्रीब्यूट्स डिपेंड ओनली ऑन द प्राइमरी की, नॉट ऑन अदर नॉन की एट्रीब्यूट्स। मतलब टेबल सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में होना चाहिए। थर्ड नॉर्मल फॉर्म की कंडीशन क्या है कि जो हमारी टेबल है वो सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में होना चाहिए, नॉन की एट्रीब्यूट सिर्फ प्राइमरी की पर डिपेंड होना चाहिए, किसी और नॉन की एट्रीब्यूट्स पर डिपेंड नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर एग्जाम्पल देखो आप, ठीक है, ये जो एग्जाम्पल है बिफोर थर्ड NF के पहले की ये टेबल देखो, यहाँ पर एम्प्लॉय ID, नेम, डिपार्टमेंट ID, डिपार्टमेंट नेम, ये टेबल है हमारी। ठीक है, अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है कि जो डिपार्टमेंट नेम है, जो डिपार्टमेंट का नाम है, वो सिर्फ डिपार्टमेंट की ID पर डिपेंड
है, ना कि प्राइमरी की पर डिपेंड है। तो ये प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को हमने सॉल्व किया। आगे हमारी देखो टेबल, ठीक है, प्रॉब्लम, ठीक है। अब ये टेबल देखो, यहां पर हमने क्या लिया है, आफ्टर थर्ड एनएफ, तो करेक्ट टेबल हमने क्या किया, सेपरेट करा टेबल को बना के, एम्प्लॉय आईडी, नेम और डिपार्टमेंट आईडी, ठीक है, हमने इसे सेपरेट कर दिया। अब डिपार्टमेंट टेबल में हमने क्या किया, डिपार्टमेंट आईडी और डिपार्टमेंट का नाम ले लिया। इसी तरीके से आप नोट्स बनाना, आप बहुत अच्छा स्कोर करेंगे, आपको कहीं भी नोट्स ढूंढने की नीड ही नहीं रहेगी। अब हम देखते हैं बीसीएनएफ। बीसीएनएफ मतलब बॉयज कॉड नॉर्मल फॉर्म। तो ये क्या होता है, स्ट्रॉन्गर देन थर्ड एनएफ, मतलब a table is in BCNF if it is in third NF and every determinant is a candidate key. It remove functional dependency issue that third normal form cannot handle. मतलब BCNF की कंडीशन क्या होगी कि टेबल थर्ड नॉर्मल फॉर्म में होना चाहिए, हर डिटर्मिनेंट एक कैंडिडेट की होना ही चाहिए। मतलब अगर थर्ड नॉर्मल फॉर्म के बाद भी कोई नॉन ट्राइवल फंक्शनल डिपेंडेंसी हो जो प्राइमरी की को तोड़ रही हो, तो बीसीएनएफ यूज करना पड़ता है, ठीक है। अब हमारा आता है फोर्थ एनएफ। फोर्थ एनएफ क्या है, रिमूव मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी। मतलब अ टेबल इज इन फोर्थ एनएफ इफ इट इज इन बीसीएनएफ एंड डज नॉट कंटेन मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी, ठीक है। तो फोर्थ एनएफ की कंडीशन क्या बोलती है कि टेबल बीसीएनएफ में होना चाहिए। ये वैसे ही सीक्वेंस चल रहा है, जैसे सेकंड नॉर्मल फॉर्म की बात करें तो टेबल फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में होना चाहिए, थर्ड नॉर्मल फॉर्म की बात करें तो टेबल सेकंड एनएफ में होना चाहिए, ठीक है। अब फोर्थ नॉर्मल फॉर्म की कंडीशन क्या बोलती है कि टेबल बीसीएनएफ में होना चाहिए, मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल, अभी मैंने एक टेबल ली है जो कि रॉन्ग है, जैसे यहाँ पर मैंने क्या ली है, बिफोर फोर्थ नॉर्मल फॉर्म मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी, यहाँ पर एक टेबल ली है, एम्प्लॉय आईडी, स्किल एंड सर्टिफिकेशन। मतलब इसमें क्या प्रॉब्लम है कि स्किल और सर्टिफिकेशन इंडिपेंडेंट है, यहाँ पर स्किल और सर्टिफिकेशन इंडिपेंडेंट है, ठीक है, लेकिन एक ही टेबल में स्टोर किया गया है ना, टेबल तो एक ही है ना। अब हम क्या करेंगे इसका सॉल्यूशन, मतलब आफ्टर फोर्थ एनएफ अलग टेबल बना के, ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर क्या कर दिया, एम्प्लॉय आईडी और स्किल की एक अलग टेबल बना ली, ठीक है, और फिर सर्टिफिकेशन की एक अलग टेबल बना ली हमने यहाँ पर, ठीक है, ये हो गया। फिर अगर हम बात करें कि जो हमारा फोर्थ नॉर्मल फॉर्म है, वो हमने ये बताया आपको कि टेबल बीसीएनएफ में होना चाहिए, मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी नहीं होना चाहिए, ये सारी चीजें आती है, ठीक है। अगर आप इसी तरीके से करेंगे तो आप बहुत अच्छे से स्कोर करेंगे, ठीक है। तो अब हम देखते हैं इसमें जो हमारा लास्ट है फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म। फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म क्या होती है हमारी, अ टेबल रिमूव जॉइंट डिपेंडेंसी। मतलब अ टेबल इज इन फोर्थ नॉर्मल फॉर्म एंड डज नॉट हैव जॉइंट डिपेंडेंसी। मतलब जो हमारी टेबल है वो किस में होना चाहिए, फोर्थ नॉर्मल फॉर्म में होना चाहिए। मैंने आपको पहले भी बताया कि जो भी चीज हो रही है उसमें ये सीक्वेंस ले रहे हैं कि अगर फोर्थ एनएफ में है तो पहले बीसीएनएफ में होना चाहिए, ये सारी चीजें, ठीक है।